हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 फॉर एसीएफ रेंजर राज्य वन सेवा के लिए। तो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को देखा था वहाँ पे, तो आज उसका हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं हम लोग मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले जो लेक्चर नंबर 2 में जो लास्ट पॉइंट हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन वाला, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वो यहाँ हमें काम आने वाला है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो पॉसिबल कंडीशंस मैंने बताई थी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है या तो एक्चुअल में मीट हो, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो या तो एक्चुअल में मीट हो या अपीयर्स टू मीट हो। कहने का मतलब वास्तविक में मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। तो जब वास्तविक में मिलेगा तो कैसा इमेज बन रहा था? रियल इमेज बन रहा था, वास्तविक इमेज बन रहा था। जिस पॉइंट पे मिलती है दो परावर्तित किरणें, वहां पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज फॉर्मेशन होता है जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे बनती है। यहां तक हमने देखा था। वास्तविक में मिला है, एक्चुअल में मिल रहा है तो रियल इमेज बन रहा है। और अपीयर्स टू मीट होगा तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? वर्चुअल इमेज मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। अब रियल इमेज जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, इरेक्ट होता है। इतना हमें पता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन इन स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन इन स्क्रीन, मतलब पर्दे पे इन्हें लिया जा सकता है और इन्हें नहीं लिया जा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये हमें आगे चल के हमारा जो मिरर का जो टॉपिक है उस पर काम आएगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिसकी एक सतह को क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ जीके के दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ग्लास का जो सरफेस होता है, ग्लास का जो सरफेस होता है उसको पॉलिश करने के लिए पॉलिश करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को सिल्वरिंग बोला जाता है। सिल्वरिंग बोला जाता है। प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग द ग्लास इज नोन एज सिल्वरिंग। और सेकंड जो है ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, आपको अलग अलग मेटल्स के नाम दिए रहेंगे ऑप्शन में और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कहने का मतलब कि सिल्वर मेटल जो है, यहाँ तो सिल्वरिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और ये जो मेटल है तो इस पे जो लाइट की जो भी अमाउंट पड़ेगा उसका मैक्सिमम अमाउंट वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। चलिए अब देखते हैं कि दर्पण कितने तरह का दर्पण, यहाँ पे हमें दो तरह के दर्पण को पढ़ना है। हमारे सिलेबस में दो तरह के दर्पण हैं। जैसा कि पहला जो है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। दूसरा जो है वो आपका गोली दर्पण है। गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। अब ये जो गोली दर्पण है इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये स्टडी करना है, इसको हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको कंप्लीट वहाँ पे। अभी जो हमको आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में जो देखना है वो हमको देखना है प्लेन मिरर के बारे में।
कि प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आती है। रे डायग्राम हमें नहीं पढ़ना है, किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। और स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट को मैंने जब इन्फिनिटी पे रखा, जब सी पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, फोकस पे रखा और अलग अलग पोजीशंस पे रखता हूँ, तो कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इमेज फॉर्मेशन के क्या कंडीशन होते हैं, तो वो रे डायग्राम के थ्रू वहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लेन मिरर में रे डायग्राम में थोड़ा सा बेसिक बस देखेंगे और बाकी जो 10 पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताऊँगा यहाँ पे, जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं उनके अलावा इससे प्लेन मिरर से और कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं रहेगा। एक टॉपिक बचेगा प्लेन मिरर का टॉपिक जो बचेगा उसको एक अलग से वीडियो में मैं कवर करूंगा कि नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर्स। उसमें अलग अलग कंडीशंस है कि पैरेलल रखे हैं कि इंक्लाइंड रखे हैं, ठीक है, एक कोण पे रखे हैं या समानांतर रखे हुए हैं, तो वहाँ पे 2 कंडीशंस बनेंगे, उनको हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। तो अभी शुरू करते हैं हम प्लेन मिरर में। देखिए, जब हम जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पढ़ना है, जो समझना है, वो आपके 10 पॉइंट मैं यहाँ पे लिखाऊंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर की। अब देखिए 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, बिंदु आकार का होता है, बिंदु वस्तु होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक होता है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। यहाँ से लाइट रे निकलेगी, सेम ऐसा यहाँ पे, यहाँ से जा रही है लाइट रे, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वाला है। तो रे डायग्राम हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है कि उसकी प्लेन मिरर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमको उसके बारे में देखना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पर हमको नहीं जाना है। मैं आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक मैंने लिया, अब मान के चलता हूँ यहाँ पे एक मेरा प्लेन मिरर है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी और प्लेन मिरर में पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मान के चलता हूँ ये मेरा I1 है और ये मेरा R1 है, ये इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। और सेम कंडीशन यहाँ पे एक और लाइट रे निकलती है, लेट इट बी I2, और रिफ्लेक्टेड रे को मैंने बोल दिया R2। तो इमेज फॉर्मेशन का जो अभी हम थोड़ी देर पहले कंडीशन देखे, तो क्या दोनों में से कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है? नहीं हो रही है। ना लाइट रे, रिफ्लेक्टेड रे ना मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ना एक्चुअल में मिल रही है। तो क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ये कर दिए हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे लाइट रे क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट है। तो क्या होगा, जहाँ पर 2 प्रकाश की परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है समतल दर्पण में, वहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, इमेज फॉर्म होगा। तो ये इमेज कैसा फाउंड हो रहा है, ये इमेज जो है हमारा, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट जो है वह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, मतलब परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या बनता है, हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कहने का मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। और हम जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा होता है। ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आपका सीधा होता है। तीसरा कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, जैसा कि हम लोग समतल दर्पण में घरों पे देखते हैं कि जो भी वस्तु है उसका आकार क्या है, जितना आकार है उतना ही उसका क्या बनता है, दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है। यानी कि आकार क्या हो गया, यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, समान आकार होगा। सेम साइज का जो इमेज है वो क्या होगा, सेम साइज का होगा, समान
आकार का होगा, समान आकार का होगा। अब देखिए इस पे एक कंडीशन आती है, मान लो इसको मैं एक्सटेंड करता हूं, ये मिरर भी एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी को मान के चलता हूं कि वो x है, दर्पण से वस्तु की दूरी मान के चलता हूं वो x है। कहने का मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी मिरर, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को मान के चलता हूं कि वो क्या है, y है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दी मिरर, ये है। तो समतल दर्पण के केस में जो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इन अ प्लेन मिरर आर इक्वल। ये दोनों क्या होते हैं मेरे, बराबर होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक क्या है, सीधी रेखा में बन रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। किसमें, समतल दर्पण के केस में। समतल दर्पण के केस में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हैं। इतना ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर वो बराबर होता है किसके, एक के होता है, एक के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आता है कि रेखीय आवर्धन समतल दर्पण का कितना होता है, तो रेखीय आवर्धन समतल दर्पण का एक के बराबर होता है। अब ये रेखीय आवर्धन क्या होता है, इस टॉपिक को अलग से हम देखेंगे जब आपका गोली दर्पण खत्म हो जाएगा। उसके बाद में तीनों का एक साथ देखेंगे। यहाँ पर बस बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, आवर्धन, रेखीय आवर्धन जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार बटे वस्तु का ऊंचाई या आकार के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले केस में देखिए, थर्ड वाले केस में कि मैंने जो वस्तु दिया उसी के आकार का मुझे क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। यानी कि सेम साइज का मिलता है, समान आकार का मिलता है। मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर का एक वस्तु दर्पण के सामने रखा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा। कहने का मतलब आवर्धन कितना हो जाएगा, रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता भी बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, आपके 1 के बराबर होगा। यहाँ से समझ आया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो इसको बस यहाँ अभी ध्यान रखेंगे, आगे चल के इस टॉपिक को, लीनियर मैग्निफिकेशन वाले को आगे हम और मैग्निफिकेशन ऑफ पावर, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मिरर, उस टॉपिक पे हम और अच्छे से डील करेंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, थोड़ा सा नोट कर लेंगे पॉज करके, जैसा भी आप नोट कर पाए इसको नोट कर लेंगे। आगे और देखते हैं इस पे, इसको नोट करेंगे फिर आगे हम नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं इस पे। नोट कर लिए। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं हम कि हमने घरों में देखा होगा कि जैसे ही हम दर्पण पे देखते हैं तो लेफ्ट की चीज़ राइट और राइट की चीज़ आपको लेफ्ट की ओर दिखता है। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है लेफ्ट राइट का, उसे बोला जाता है
उस फिनोमिना को बोला जाता है लेटरली इन्वर्टेड की जो फिनोमिना होता है वो आपका प्लेन मिरर पे देखा जाता है, प्लेन मिरर पे देखा जाता है लेटरली इन्वर्टेड, और हिंदी में इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन की परिघटना, पार्श्व परिवर्तन की परिघटना, या इसे उत्क्रमण भी बोला जाता है, उत्क्रमण की परिघटना भी बोला जाता है। ये क्या होता है आपका लेफ्ट राइट का जो एक्सपीरियंस होता है समतल दर्पण में, लेफ्ट राइट का जो एक्सपीरियंस होता है ये वो होता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, समतल दर्पण में जो लेफ्ट राइट की जो परिघटना फिनोमिना एक एक्सपीरियंस होता है उसे लेटरली इन्वर्टेड का फिनोमिना बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन की परिघटना कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी या फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर कितने के बराबर होता है। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, कहने का मतलब समतल दर्पण का जो पावर होता है वो 0 के बराबर होता है। अब 0 के बराबर कैसे हुआ इसका पावर, इसको ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है एंड इसका मतलब कि पावर जो होता है समतल दर्पण का वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो पावर का जो फॉर्मूला है तो 1/, फोकल लेंथ होता है। अब फोकल लेंथ मुझे कितना दिया हुआ है, इन्फिनिटी है समतल दर्पण का, तो 1/∞ क्या हो गया भाई 0 हो गया, तो 1/∞ मेरा 0 आ गया। इतना नोट करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जीके का एक क्वेश्चन आता है कि एक समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, किसी वस्तु का देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए। फॉर द कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द मिरर। तो साइज ऑफ द मिरर जो होता है, सॉरी ये 9th पॉइंट है, साइज ऑफ द मिरर फॉर कंप्लीट इमेज वो कितना होना चाहिए, 1/2 वस्तु के 1/2 वस्तु के आकार का, हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। दर्पण का साइज क्या होना चाहिए, दर्पण का जो साइज होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए वो क्या होना चाहिए, वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए। ये आपका एक जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। ये जो 9 पॉइंट हैं, ये 9 पॉइंट प्रॉपर्टीज हैं आपके समतल दर्पण के। एक जो पॉइंट बचा हुआ है उसको थोड़ा सा चाहूँ तो मैं उसको सिंपल एक लाइन में लिखा सकता हूँ कि यदि एक समतल दर्पण है तो इसको मान लो मैंने थीटा कोण से घुमा दिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से टर्न होगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको थोड़ा सा हम रे डायग्राम के हेल्प से रे डायग्राम के हेल्प से देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको रे डायग्राम काम नहीं आएगा, आपको ये कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा। अब देखिए, मान लो एक समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है, प्रकाश की एक किरण आई, आपतित हुई और जिस बिंदु पर आपतित हुई उस बिंदु पे एक बन गया अभिलंब।
ये बन गया हमारा अभिलंब। मान के चलते हैं कि ये I1 है और ये अभिलंब मेरा N1 है, और उसी बिंदु से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो मान के चलता हूँ कि ये मेरा जो परावर्तित किरण है वो R2 है। अब ये एंगल कितना होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो है वो I के बराबर होता है। तो परावर्तन के पहले नियम से I बराबर क्या होता है, R के बराबर। तो इसको भी I लिख सकता हूँ, इसको भी I लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने अब क्या किया, मैंने इस दर्पण को एक थीटा कोण से, दर्पण को एक थीटा कोण से मैंने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। दर्पण को एक थीटा कोण से मैंने घुमा दिया। ये मेरा थीटा कोण, इस सरफेस से, यहाँ था दर्पण, इसको मैंने एक थीटा कोण से घुमा दिया। अब कंडीशन यहाँ पे क्या है कि मेरा जो वस्तु है बिना वस्तु का स्थान को, बिना वस्तु के स्थान में परिवर्तन किए मैंने क्या किया, दर्पण को एक थीटा कोण से घुमा दिया। तो अब देखिएगा अभिलंब जो होता है, अभिलंब होता है वो कैसा है, उस दर्पण के जो सरफेस है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ वाले केस में ये दर्पण ऐसा घूमा तो अभिलंब क्या होगा, अभिलंब भी थीटा कोण में घूम जाएगा। और मान के चलता हूँ ये मेरा अभिलंब क्या हो गया, N2 हो गया। और कितना घूमा है, कितने कोण से घूम गया, ये भी आपका घूम गया थीटा कोण से। ये हो गया आपका थीटा कोण हो गया। अब I2 में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है मैंने, वस्तु को वहीं पर रखा हुआ है विदाउट चेंजिंग दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु के स्थान में बिना परिवर्तन किए मैंने क्या किया, दर्पण को मोड़ दिया। थीटा कोण से मोड़ा तो अभिलंब भी क्या हुआ, थीटा लेफ्ट की तरफ, थीटा एंगल में शिफ्ट हो गया। तो अब ये जो बनेगा तो ये नया आपतन कोण बनेगा। तो नया आपतन कोण कितना होगा, पहले I था, अब थीटा से लेफ्ट की तरफ झुक गया तो I माइनस थीटा होगा। नया आपतन कोण क्या हो गया, I माइनस थीटा हो गया। और वैसे ही आपका नया बन जाएगा क्या, परावर्तित किरण हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे देता हूं R2। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा, I माइनस थीटा के बराबर होगा। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी I माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए मुझे चाहिए क्या, क्वेश्चन है यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो R में, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना परिवर्तन होगा। तो वो कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले R यहाँ पर था, अब शिफ्ट हो गया इतना। तो मान के इसको चलता हूँ, इसको मान के चलता हूँ कि ये एंगल X से घूम गया, एंगल X से ये क्या हुआ, घूम गया है। अब मान लो ये जो बचा एंगल है इसको मैं लेके चलता हूँ Y, इसको मैंने Y ले लिया। अब ध्यान देंगे मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए एंगल X चाहिए, एंगल X चाहिए। तो X बराबर क्या होगा, X बराबर क्या होगा, यहाँ से देखते हैं कौन सा लूँ, ये तीनों को लूँ, X यहीं पर है, ये N1 हो गया, ये मिरर का प्लेन हो गया। अब देखिए यहाँ से कौन जा रहा है, ये है आपका, ये हो गया, ये R1 है, ये R2 है। तो R1 और R2 के बीच में क्या हो गया, X, यही मुझे चाहिए। अब जैसा कि हम पहले से जानते हैं
कि R1 और N1 के बीच में जो एंगल था वो क्या था, I था, वो एंगल I था, और ये जो एंगल है ये इसको हमने माना है Y। तो x बराबर कितना होगा, तो वही हमको निकालना है यहाँ पे। तो x बराबर क्या होगा, कंप्लीट एंगल था मेरा I, तो I में से y हटा दूंगा तो बच जाएगा क्या, x बच जाएगा। तो I माइनस y हो गया। मान के चलता हूँ ये मेरा समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब मुझे चाहिए y निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तीनों को लूँगा। किन तीनों को लूँगा, ये मेरा अभिलंब है, कौन सा वाला, N1, ये हो गया N2, और ये मेरा हो गया आपका R2। तो देखिए N2 और R2 के बीच में जो एंगल था वो कंप्लीट कितना था, I माइनस थीटा था। नया जो मेरा क्या बना था, नया जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो I माइनस थीटा था। नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना था भाई, I माइनस थीटा था। अब मुझे चाहिए क्या, y चाहिए। N1 और R2 के बीच का एंगल चाहिए y, और N1 और N2 के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो y बराबर क्या होगा भाई, y वेयर y इक्वल्स टू I माइनस थीटा, कंप्लीट एंगल से थीटा निकाल दूं तो बच गया क्या मेरा, y बच गया। तो I माइनस थीटा माइनस थीटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, I माइनस और माइनस हो गया प्लस, साइन लगेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 थीटा हो गया। अब इसको पुट कर दूं मैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब मैं y की वैल्यू पुट किया तो क्या आया मेरा, I माइनस ब्रैकेट में I माइनस 2 थीटा, I माइनस 2 थीटा। तो x बराबर क्या होगा, I माइनस का माइनस I हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 थीटा। यहाँ से I और I कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 2 थीटा हो गया। यही मुझे चाहिए था। अब देखिए यदि दर्पण को थीटा कोण से मैंने मोड़ा है तो मेरा एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन नया कितना हो जाएगा, तो वो कितने से मुड़ जाएगा, 2 थीटा से मुड़ जाएगा। कितने से मुड़ जाएगा, 2 थीटा। ये x क्या है, ये x है, एंगल थ्रू विच द रिफ्लेक्टेड रे हैज रोटेटेड, जिस कोण से मेरा परावर्तित किरण मुड़ जाता है वो कितना है, 2 थीटा। यानी कि दर्पण को मैंने मोड़ा कितना, थीटा कोण से, बिना वस्तु को, ये कंडीशन है भाई, ये कंडीशन है कि बिना वस्तु को वस्तु के स्थान में परिवर्तन किए, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि मैं दर्पण को थीटा कोण से घुमाता हूं तो मेरा जो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से घूम जाएगा, तो वो 2 थीटा से घूम जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जितने बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं प्लेन मिरर से, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे ये 10 पॉइंट है। एक चीज बचेगा कि नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय 2 प्लेन मिरर्स, तो उसको एक अलग से वीडियो पे मैं कवर करूंगा उसको, इसको पूरा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेबस में बाहर से प्लेन मिरर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। यदि बनता है तो वो जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस वाले अलग से वीडियो हम देखेंगे, तो वहाँ पर मैं वो पूरे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो जीके के क्वेश्चन हो, चाहे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, वो सारे वहाँ पे मैं कवर करूँगा। इसको बहुत अच्छे से नोट करेंगे, पॉज करके देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये एक कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, ये आपका एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं, सिर्फ ये चीज़ पूछेगा
कि थीटा कोण से मोड़ा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना हो गया, कितने एंगल के थ्रू वो आपका टर्न हो गया। अब देखिए हमारा जो एग्ज़ाम का नेचर है ACF रेंजर, उस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वीडियो, हमारा जो पहला वीडियो था फिज़िक्स का, वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पे बताया था। तो एक चीज़ छूट गया था वहाँ पे कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा। तो क्वेश्चन का नेचर भैया देखिए हमारा दो ही तरह का बनता है। एक तो प्योर आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में अब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि मिरर वाले पोर्शन में आएगा आपका, लेंस वाले पोर्शन में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में आएगा, और कुछ आपका जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो पहला यूनिट है उस पे आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी वाले पोर्शन से बनेगा, और कुछ बेसिक यूनिट्स वाले बनेंगे। और नेक्स्ट जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपको किसी पर्टिकुलर एक बुक पे नहीं मिलेगा। तो जितने भी मैं यहाँ पे है, जितने भी टॉपिक्स है, हर टॉपिक में मैं आपको जीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा। जीके के क्वेश्चंस उनको लिंक करके बताते जाऊँगा। जैसे कि आज हमने दर्पण पे 2 क्वेश्चन देखे, कौन कौन से। सिल्वरिंग एक प्रोसेस होती है, सिल्वरिंग इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिशिंग दी ग्लास। और दूसरा सिल्वर मेटल के बारे में देखा कि सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, मतलब जितना उस पर प्रकाश की मात्रा जो पड़ेगी उसका सर्वाधिक अत्यधिक मैक्सिमम जो पोर्शन है वो क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। ये देखें तो ऐसे ही छोटे छोटे जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे अपन। एग्ज़ाम का हमारा नेचर कुछ इसी तरह का है। आपको एक किसी बुक में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको पूरे यहाँ पे जितने भी वीडियो लेक्चर्स मेरे रहेंगे उस पर आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। और हमारे नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको जो टेस्ट होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे मेरे द्वारा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। हाईली मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, तो उन पे ना जाइए। जो स्टैंडर्ड है, जो मेरा 10 साल का अनुभव है, जो मेरा रिसर्च है, ठीक है, और आपका प्योर 1 से 1.5 साल का केवल और केवल जो ACF रेंजर के लिए मेरा जो रिसर्च है वो आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए बहुत मददगार रहेगा। आगे चल के अगस्त के स्टार्टिंग में हम शुरू कर देंगे आपका जो करंट वाला जो पोर्शन है आपका एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है। तो इस पे आप लोगों को बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा फिल्टर करना है। तो UPSC लेवल के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ वाले होंगे, वो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी होंगे ये करंट के जो वीडियोस होंगे वो मुश्किल से आपका 5 से 6 7 मैक्सिमम 10 वीडियोस, उससे ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगे। तो वहाँ पर ये मैं पूरा आपका करंट वाला जो इशू है, करंट वाला जो हमारा सेक्शन बनता है, बहुत बड़ा सेक्शन है वो, है ना, बहुत बड़ा सेक्शन है। एनवायरनमेंट साइंस टेक मिला के आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पूरा यहाँ से, चाहे वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब हुआ, अब मतलब इस टाइप की जो रिसेंट में जो जितनी भी चीज़ें हुई है, जैसे बुश फायर वाला हो, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर हो गया, ठीक है, अमेज़न फायर हो गया, तो बोटलिका हो गया, मतलब इस टाइप की जो चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपका स्फेरिकल मिरर पे देखेंगे, स्फेरिकल मिरर पे देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको PDF और आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होंगे। थैंक यू।